जय हिंद। नमस्कार साथियों, नमस्कार सभी को, राधे राधे। बिल्कुल सभी साथियों को बताना चाहूँगा साथियों, यह जो सेशन है विशेष रूप से किसके लिए रहने वाला है। विशेष रूप से साथियों अग्निवीर भर्ती परीक्षा, जिनका सपना है फौज में जाने का, जिनका सपना है साथियों आर्मी में जाने का, जिनका जुनून है वर्दी पाने का, उनके लिए ये सेशन विशेष रूप से रहेगा। बाकी सभी साथी जो भी भारतीय इतिहास का लेक्चर लेना चाहते हैं वह सभी साथी भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, क्योंकि हालांकि यहाँ पर साथियों भर्ती परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए आपके सेशन बनाए जा रहे हैं। तो जो भी शॉर्टकट में भारतीय इतिहास का रिवीजन करना चाहता है वह हमारे साथ जुड़ सकता है। इसके अलावा भी साथियों अपन आर्मी का संपूर्ण जीके यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो सभी साथी हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं और सभी साथी लगातार रूप से हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लें और साथ ही साथ साथियों आप वीडियो को लाइक जरूर कर देवें। साथियों आपका लाइक और आपका कमेंट ही हमें आगे और वीडियो बनाने का हौसला प्रदान करता है। साथियों डिजिटल प्लेटफॉर्म अपना नया जरूर है, लेकिन देखना साथियों एक दिन अपन भी टॉप पर जाकर दिखाएंगे, क्योंकि जिद है साथियों जुनून की, और जुनून आपको पता है कहां तक ले जा सकता है आदमी को। तो साथियों लगातार जुड़ जाइए और आ जाओ जीके विद मूलचंद मूलचंद सर के साथ में आप अध्ययन करते रहिए। साथियों आ जाओ, पहला फैक्ट है आपके साथ। आज मौर्य साम्राज्य की अपन चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी साथियों मैंने आपको जो प्राग ऐतिहासिक काल वगैरह जो था, उसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, कुछ आपने बात करें प्राचीन भारत के जो महत्वपूर्ण राजवंश थे उनके बारे में, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, ईसाई धर्म, वैष्णव धर्म, इन सभी के ऊपर, इस्लाम धर्म, सभी के ऊपर एक सेशन आपको दे चुका हूं। यानी लगभग मैंने 5 वीडियो आपसे पहले डाल दिए साथियों, और आज अपना छठा सेशन है मौर्य साम्राज्य के साथ में। साथियों चंद्रगुप्त मौर्य, देखो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे साथियों? चंद्रगुप्त मौर्य। मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि साथियों नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, और घनानंद को साथियों आपकी कौन पराजित करता है? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, और भारत पर एक छत्र शासन किया। कुछ इतिहासकार कहते हैं लगभग 1,17,000 की सेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को रौंद डाला और भारत पर एक अधिकार कर लिया। साथियों इन्होंने चाणक्य की सहायता से राजा घनानंद को हराया था। और चंद्रगुप्त की राजधानी कौन सी थी साथियों? पाटलिपुत्र। बिहारी बाबू थे साथियों, पटना पाटलिपुत्र इनकी क्या थी साथियों? राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्षों तक भारत पर क्या किया साथियों? शासन किया था। और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में भेजा। साथियों भेजा नहीं था, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। क्या कहानी है साथियों मैं आपको बताना चाहूं। 305 ईसा पूर्व की बात करूं, 305 ईसा पूर्व में साथियों सेल्यूकस निकेटर ने आपके क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया। साथियों जब भारत पर आक्रमण करने की सूचना चंद्रगुप्त मौर्य को लगी कि सेल्यूकस निकेटर आ रहा है सेना लेकर, तो चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सेना सामने लेकर चला गया और साथियों दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के परिणाम क्या रहे किसी भी किताब में, किसी भी ग्रंथ में उल्लेखित नहीं है, लेकिन फिर एक उल्लेख मिलता है साथियों कि 303 ईसा पूर्व में क्या होती है? दोनों के मध्य संधि होती है, और इस संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर साथियों क्या करता है? एरिया, हेरात, यानी कि अपने में बात करूं ये 4 प्रांत साथियों, यानी कि वर्तमान का पूरा पाकिस्तान और पूरा अफगानिस्तान, यानी कि कुल मिलाकर मैं बात करूं कि पूरा वर्तमान का पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है दहेज के रूप में देगा किसको? यानी कि साथियों वह किसको देगा? वह चंद्रगुप्त मौर्य को देगा। और साथ ही साथ साथियों अपनी पुत्री हेलेना या कार्लिनिया का विवाह किसके साथ करेगा? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करेगा। साथियों एक बात बताओ, कोई दुश्मन अपनी बेटी का विवाह जिसके ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहा है और उसके साथ अपनी बेटी का विवाह करवा रहा है, मतलब युद्ध में हारा है, और साथियों विवाह करवाता है कार्लिनिया हेलेना का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और यही भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था साथियों। और कहते हैं कार्लिनिया या हेलेना की बात करें, उसको भाषा समझ में नहीं आती होगी चंद्रगुप्त मौर्य की, या चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी समझ में नहीं आती, उसमें भाषा ट्रांसलेटर के रूप में मेगास्थनीज को दहेज के रूप में भेजा था किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और साथियों आपको पता होगा जब कभी पति और पत्नी की बात करें, हो सकता है भाषा समझ में ना आए, लेकिन 2-3 साल 5 साल बीत जाते हैं, उसके बाद भाषा समझने की जरूरत नहीं, उसके बाद इशारों में ही बातें समझ में आ जाती है। पत्नी इशारा कर रही है बर्तनों की ओर तो समझ जाना चाहिए बर्तन धोने का कह रही है, और पत्नी इशारा करे झाड़ू की ओर समझ जाना चाहिए कि अब झाड़ू लगाना पड़ेगा। समझदार है ना? तो वैसे ही अब मेगास्थनीज भी बेरोजगार हो गया, पति पत्नी आपस में इशारे समझने लग गए, और बेरोजगार मेगास्थनीज ने साथियों एक रचना की इंडिका की, यानी मेगास्थनीज की रचना है इंडिका। और चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने साथियों अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में की थी। और साथियों इनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य, कौटिल्य, और इन्हीं की सहायता से
सहित घनानंद को पराजित किया था साथियों। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा बने कौन साथियों? बिंदुसार राजा बने। कौन बने? बिंदुसार राजा बने साथियों। देखो बिंदुसार के बारे में बात करें साथियों, बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक साथियों। अमित्र घात का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक होता है, शत्रु भंजक होता है साथियों। और बिंदुसार के शासनकाल में डाइमेकस नामक यूनानी राजदूत इनके दरबार में आया था। आपको पता होना चाहिए साथियों, डाइमेकस आया था। आपको पता है साथियों, बिंदुसार वही व्यक्ति है जो सीरिया और ईरान के साथ साथियों, मिस्र के साथ तक इन्होंने क्या किया? आपके विदेशी संबंध स्थापित किए साथियों। इन्होंने, आपने सुना होगा, सीरिया के शासक के पास तो सूचना भी भेजी थी कि मुझे सूखे अंजीर है और मीठी अंगूरी शराब और राजदूत क्या चाहिए? गिफ्ट में चाहिए। लेकिन सीरिया के शासक ने, एंटियोकस जो प्रथम है, उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि हमारे यहाँ पर जो है साथियों, राजदूत जो है उनकी खरीद फरोख्त नहीं होती, विद्वानों की खरीद फरोख्त यहाँ पर नहीं होती। बाकी आप चाहो तो सूखे अंजीर हम ट्रक ऑन ट्रक भेज सकते हैं, शराब की आपके पाइपलाइन लगा दें, लेकिन राजदूत जो है, विद्वान जो है, उनका हम खरीद फरोख्त नहीं करते। ये कहते हुए इनको मना कर दिया था, है ना। तो साथियों देखो अगला अशोक। अशोक की बात करें साथियों, मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक सम्राट अशोक आप जानते होंगे। भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा शासक रहा अशोक। और अशोक के साथियों सबसे पहले शिलालेख अभिलेख लिखने की जो प्रणाली है भारत में, वह अशोक के द्वारा प्रारंभ की गई थी साथियों। बिंदुसार के बाद उनका पुत्र अशोक राज्य संभालता है। कहते हैं अशोक अपने 99 भाइयों का वध करके शासक बना था। खैर कैसे भी बनाओ साथियों, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। महेंद्र को नेपाल भेजा, पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, ऐसा उल्लेख भी मिलता है साथियों। भारतवर्ष में शिलालेखों के प्रचलन का श्रेय सम्राट अशोक को प्रदान किया जाता है। आपको मैंने पहले बताया कि सम्राट अशोक को ही भारतवर्ष में, संपूर्ण भारत में साथियों, अभिलेख, शिलालेख लिखने की प्रणाली, स्तंभलेख लिखने की प्रणाली जो है वह आपकी देन है। किसकी? वह सम्राट अशोक की ही देन है साथियों। आपको पता होगा 14 जो लेख मिलते हैं वह आपके अशोक के मिलते हैं। और हर एक राज्य में, संपूर्ण भारत में साथियों, इन्होंने झंडा गाड़ गाड़ के शासन किया था। ये ऐसे शासक हुए साथियों सम्राट अशोक मौर्य। अंग्रेजों को भी समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा शासक कैसे हुआ, कौन था यह अशोक, हाँ। तो ये बहुत बड़ा शासक साथियों भारतीय इतिहास में। और अशोक के बारे में अपन चर्चा करें, आगे की चर्चा उससे पहले साथियों, अभी तक आपने हमारे नए प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म जीके विद मूलचंद सर को साथियों अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो चैनल को आप पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के घंटे को प्रेस करो, जिससे कि प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथियों सेशन को लाइक कर दो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जीके विद मूलचंद सर नाम से, जिस नाम से चैनल है अपना, उसी नाम से साथियों आपको क्या मिल जाएगा? हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। आप वहां से भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर हर प्रकार की पीडीएफ जो आपको उपलब्ध होती रहती है साथियों। अगला देखो, हाँ, अशोक की बात करें साथियों, इन्होंने आपके जो है कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में, और उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। कहते हैं साथियों अशोक जो है ये काला अशोक था, अशोक चंडी अशोक था। कब से पहले? कलिंग युद्ध के पहले। यानी जो कुछ भी इसको दिखता मार देता, काट देता, सब कुछ मतलब चीर फाड़ कर देता। लेकिन साथियों कलिंग युद्ध के बाद कहते हैं अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और हिंसा को त्याग कर अहिंसा के मार्ग पर चल पड़े। हाँ, कलिंग युद्ध की सामूहिक मृत्यु में अशोक का हृदय परिवर्तित कर दिया और वे बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। साथियों जब कभी अपन विस्तृत इतिहास पढ़ेंगे तो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ पूरी उपगुप्त की, है। उपगुप्त जो है उनके निर्देशन में महात्मा जो है आपके अशोक जो है वे महात्मा बन जाते हैं, अर्थात मैं कहूँ बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। ये बात आपको कभी विस्तृत व्याख्या के साथ पढ़ाएंगे तब आप देखना, अभी के लिए आपको इतना ही याद रखना है। साथियों सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अधिकृत किया गया है। सारनाथ याद होगा साथियों, जो आपके अशोक स्तंभ लगा हुआ है उसको, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी अपन काम में लेते हैं। साथियों सांची, सारनाथ, तक्षशिला सहित लगभग 84,000 स्तूपों को अशोक के द्वारा निर्मित करवाया गया था। यानी लगभग भारत में 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण किसने करवाया? सम्राट मौर्य अशोक ने आपके करवाया था। और अशोक के द्वारा निर्मित धमेक स्तूप साथियों सारनाथ उत्तर प्रदेश में, भरूच स्तूप मध्य प्रदेश में, महाबोधि मंदिर बिहार में अत्यंत भव्य प्रसिद्ध स्तूप बने हुए हैं। साथियों भी आपको ध्यान में रखना है। साथियों अंतिम मौर्य राजा बृहदर्थ अपने सेनापति पुष्यमित्र के द्वारा मारा गया था। साथियों ध्यान रखना, इसके बाद में आपके पुष्यमित्र नए वंश की स्थापना कर लेगा, लेकिन साथियों इसके बाद पहले अपन बात करें पुष्यमित्र के द्वारा मारे गए कौन? शुंग वंश की स्थापना जो है आपके पुष्यमित्र करते हैं। तो राजा बृहदर्थ जो
मौर्य राजा अंतिम मौर्य सम्राटों के अंतिम शासक हुआ करते थे, उनको मारकर आपके पुष्य मित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। और मौर्य साम्राज्य के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत साथियों अर्थशास्त्र का कौटिल्य यानी अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, इंडिका जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया, राजतरंगिणी जो कल्याण के द्वारा लिखा गया, महाभाष्य जो पतंजलि के द्वारा लिखा गया, ये कुछ महत्वपूर्ण स्रोत है। और दूसरे स्रोत में पुराण, बौद्ध संग्रह, अशोक के अभिलेख, मौर्यों के पत्थरों और स्तंभों पर शिलाएं, अध्यादेश आदि जो है ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना अपने को जानकारी देते हैं। अब देखो साथियों शासकों की संख्या और शासक और शासन कब कब किया, इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं मौर्य काल की। इससे पहले साथियों एक बार और कह देता हूं आपको कि आपने जीके विद मूलचंद सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी कि जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब ना किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के घंटे को प्रेस करके लाइक वाला बटन जरूर दबा देवें। और साथ ही विशेष सूचना आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट करें जहां पर आपको ये सारी की सारी पीडीएफ जो है मैं उपलब्ध करवाता रहता हूं, तो साथियों वहां पर भी आप जरूर विजिट कर लेंगे। साथियों चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो ये पहले शासक 322 से 297 ईसा पूर्व के मध्य मौर्य साम्राज्य के शासक रहे। उसके बाद बिंदुसार की बात करें 297 से 272 ईसा पूर्व तक रहे। और अशोक की बात करें 274 से 232 ईसा पूर्व तक शासक रहे। और साथियों विशेष सूचना में आप ध्यान रखना अगले शासक में साथियों दशरथ की बात करें, राजा दशरथ जो है 232 से 224 ईसा पूर्व तक आपके शासक रहे। और साथियों संप्रति मौर्य की बात करें तो ये 224 से 215 ईसा पूर्व तक रहे। और सलीसूख की बात करूं तो 215 से 202 ईसा पूर्व तक रहे। और देववर्मन साथियों 202 से 195 ईसा पूर्व तक रहे। और सतधनवन की बात करें तो ये 195 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व तक शासक रहे। और साथियों अंतिम शासक 9वें शासक बृहदर्थ की बात करें तो 187 से 185 ईसा पूर्व तक आपके क्या रहे, मौर्य सम्राट रहे। और इसके बाद में बृहदर्थ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में कर दी थी। और इसी के साथ में साथियों अपना जो आर्मी भर्ती परीक्षा के लिए जो अपना मौर्य साम्राज्य वाला जो टॉपिक था वह समाप्त है। साथियों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लेवें जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही साथ साथियों सेशन को लाइक जरूर कर देवे और आप हमारे टेलीग्राम चैनल जेके विद मूलचंद सर पर जरूर विजिट कर लेवे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम।